हिस्ट्री अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आधुनिक युग से पहले। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसे ही आप इस अध्याय में देखेंगे कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों का वैश्वीकरण आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें जैसे मूल्य समानताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहे। 3000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार में के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके में भी जुड़ी थी जिसे आज तक पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही है। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रयास को निश्चित ही साफ देखा जा सकता है। एक स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र, गोवा संग्रहालय, 10वीं शताब्दी। पश्चिमी तट पर क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोत की तस्वीर से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवित उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग में पश्चिम को भेजने जाने वाली चीन रेशम सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत से सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है कि जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ता न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते में चीनी पॉटरी जाती और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मशीनरी निश्चित ही इस मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम प्रदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसल के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। आइए स्पैगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचने और वहां उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम
कभी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चलता रहा होगा। वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीज़ों की अदला बदली करते हुए मार्को पोलो बुक ऑफ मार्वल्स 15वीं सदी का ये चित्र है। यहाँ पे चित्र है चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्ग 8वीं सदी गुफा 217 मोगाओ ग्रांटोज गिन्सू चीन का ये चित्र है। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया जिसे बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या कैरिबियन द्वीप समूह से सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियन से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया था, उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू का फसल खराब हो जाती तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। आयरलैंड में आलू का अकाल इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1849 का ये चित्र है। फसल कट जाने के बाद बचे कुछ आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे और इससे दोगुने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक के समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूदा खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खास तौर से चांदी, ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उनके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एक डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के साथ शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियारों को तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिक और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। जैविक युद्ध। न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स में बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक
उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारा मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया है। अल्फ्रेड कॉस्बी, इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म। नए शब्द असंतुष्ट, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूक को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारी के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर पर रोग प्रतिरोधी क्षमता की विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक देकर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीन का उत्पादन किया जाने लगा था। 18वीं शताब्दी तक काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशिया व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया। वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। चर्चा करें, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी से दुनिया सिकुड़ने लगी, तो इसका क्या मतलब है। चित्र गुलामों की खरीद फरोख्त, न्यू ऑरलियंस इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1851 का ये चित्र है। एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में लगे गुलामों को गौर से देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतों और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी 1815 से 1940। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों ने पूरे समाजों की काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इसमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रभाव होता है। इसमें लोगों का काम रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रभाव पूंजी का होता है, जिससे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुएं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोक्ता के बदले रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चला तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इन आशंका के पीछे क्या कारण थे। 18वीं सदी के
आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पादन महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की भी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़ कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन और औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना काफ़ी नहीं था। खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे भी जरूरी थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसे, यानी नए घर बनाना, नई बस्तियां बसाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। 19वीं सदी के यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। अमेरिका को रवाना होते हुए अप्रवासियों से लदे जहाज का चित्र M.W. रिडले 1869 का ये चित्र है। जहाज पर चढ़ने का इंतजार करते आयरिश अप्रवासियों का चित्र है। माइकल फिट्जजेराल्ड 1874 का ये चित्र है। फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाइए कि जब ब्रिटेन के खाद्य पदार्थों के आयात का निर्णय लिया तो उसके कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन करने वालों की संख्या क्यों बढ़ने लगी। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांवों या कस्बों से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब भोजन खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया जाता था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। गतिविधि, कल्पना कीजिए आप आयरलैंड से अमेरिका आए खेत मजदूर हैं। इस बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। आपने यहाँ आने का फैसला क्यों किया है और अब आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस तरह की नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके।
नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी नहर बस्ती कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबर की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादकों यानी गेहूं, कपास जैसे कृषि उत्पादकों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। तकनीक की भूमिका। इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पादन को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। चित्र 8 द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार 1851 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते हैं, जिसकी वहां जमीन खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाजार खोला गया था, जहां के देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें जाती थी। मांस को अलेक्सांद्रा जलपोत पर लादा जा रहा है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1878। मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई थी। मांस उत्पादकों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच के बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादकों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, सब जगह से जानवरों के बजाय उनके मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा के आने जाने का खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्वक खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारा लोगों के पास भोजन, मांसाहार और मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के आखिर दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिर दशकों में यूरोपियों की बेजों से बहुत सारे
कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। आप पाएंगे कि वहाँ कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो उसे फुट्टा यानी स्केल रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस के अपने शासक वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिर तक वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। आइए देखें कि उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का मानचित्र ये दिया गया हुआ है। यहाँ पे देखिए, मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, जर्मनी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी रोडेशिया दक्षिण रोडेशिया, अंगोला पुर्तगाली पूर्व अफ्रीका, जर्मन पूर्व अफ्रीका, कांगो मुक्त गणराज्य, बेल्जियम बेल्जियन कांगो, मध्य कांगो, कैमरून, नाइजीरिया, फ्रेंच सूडान, फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, भूमध्य सागर का ये चित्र, यहाँ लाल सागर है, फ्रेंच मिस्र है, लीबिया है, फ्रेंच भूमध्य अफ्रीका, आंगल मिस्र, सूडान, इथोपिया, इस्ट्रिया, फ्रेंच सोमालीलैंड, ब्रिटिश सोमालीलैंड, इतालवी सोमालीलैंड, ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका, जर्मन अफ्रीका, टोंगो, अटलांटिक सागर है यहाँ, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, सिएरा लियोन, पोर्ट गिनी, रियो डी ओरो, स्पेनिश सहारा, स्पेनिश मोरक्को। ये बेल्जियम को दर्शाया गया इस कलर से, सभी कंट्री को। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली एक पत्रकार और खोजी था। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मशीनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारी, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषकों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली और उनकी टोली इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1871 का ये पिक्चर है। रीड पेस्ट या मवेशी प्लेग। अफ्रीका में 1890 के दशक में रीड पेस्ट नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन का भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे
से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। ट्रांस स्वर्ण खानों तक आवागमन। द ग्राफिक 1887 की ये चित्र दिया हुआ है। विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सेना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। विट्सवर्ट्सरेंड में सोने की खोज के बाद बीमारियों और मौत का आशंका व रास्ते की कठिनाई के बावजूद यूरोप के लोग इस इलाके की ओर दौड़ पड़े। 1890 के दशक तक आते जाते दुनिया भर में सोना उत्पादकों में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देखे, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिया जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था। चित्र दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते मजदूर। द ग्राफिक्स 1875 की ये चित्र है। जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो, काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए आधिकारिक कानून में भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई, अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। कान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहाँ रीडर पेस्ट नाम की विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रीडर पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एस्टीरिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी और 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। रीडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी का साधन ही खत्म हो गया। अपनी सत्ता और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रामकता और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियां देखी जा सकती है। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित यानी गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति या दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागान, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो स्वदेश लौट सकते हैं।
भारत के ज़्यादातर अनुबंधन श्रमिक मौजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते हैं। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। जमीन का भाड़ा बढ़ गया था। खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते, लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन पर क्या होगा, इसका क्या क्या करना होगा और नई जगह पर क्या काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंधन के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण कर लेते थे। त्रिनिदाद के एक कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर 19वीं सदी का प्रारंभ। चर्चा करें। राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व पर चर्चा करें। शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूरों के चित्र। मालिकों के लिए इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या का ही महत्व होता था। 19वीं सदी की इस अनुबंधन व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वहां वैसे हालात नहीं हैं। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को नहीं था। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्माभिव्यक्ति के नए रूप खोज निकाले। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल 29वीं मेले का रूप दिया गया। इस मेले को होन्से इमाम हुसैन के नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इस प्रकार रास्ताफारियावाद नामक विद्रोह धर्म, जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था, में भी भारतीय अप्रवासी और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागमन के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशेषताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंधन समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ ही समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. न्यायपॉल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिवनरेन चंद्रपॉल और रामनरेन सरवन का नाम भी सुना
सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हर हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। एक अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया मजदूर के अनुबंध का यहाँ पे फॉर्म का चित्र दिया हुआ है। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। न्यायपॉल कुछ प्रारंभिक उपन्यासों के विक्षोभ और परायेपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। विदेश में भारतीय उद्यमी। एक गिरमिटिया मजदूर की आप बीती। राम नारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल काम किया था। उसके संस्मरण की एक अंश। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए और हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझे सज़ा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े। नए अप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा न होता तो तनख्वाह भी काट ली जाती। इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता और उन्हें तरह तरह से सज़ा दी जाती। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों से बितानी पड़ती है। स्रोत वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, आप्रवासन शाखा, 1916। विदेश में भारतीय उद्यमी। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए बाजार और बैंकों से पैसे लिए जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आने लगे। क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातमुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिया था। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेश से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों को अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योग की रक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों का सीमा शुल्क थोप दिए गए। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। चित्र 17। ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यही था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में
भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भी भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई दे रहा था। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया। 1870 तक यह अनुपात केवल 3% रह गया था। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतना ही तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35%। चित्र सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दृश्य। 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है। 35% तक पहुंच गया। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाली नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा, कई दशक तक। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था कि 1820 के दशक तक चीन बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले मालों की कीमत से बहुत ज़्यादा थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब यह है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारी घाटों की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता था। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार के मुनाफा कमा कर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने की एक अहम भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथाकथित होम चार्जेस, देसी चार्जेस का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घरों में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे और ब्याज और भारत के काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। 17वीं सदी के अंत में भारत के शेष विश्व से जोड़ने वाली व्यापारिक मार्ग का यहाँ पे दर्शाया गया है। ये भारत है, भारत से यहाँ मछलीपट्टनम, हुगली दर्शाया गया। यहाँ पे बैटम तक जा रहा है। यहाँ माचा, मोम्बासा, मोजाम्बिक समुद्री मार्ग और ये ज़मीनी मार्ग बंदरगाह से होने वाला व्यापार को दर्शाया गया। मस्कट, पास की खाड़ी, जेधा, माचा, यहाँ पे लाल सागर है, लाहौर, सूरत, हुगली, यारकंद, मछलीपट्टनम, मद्रास, बैंकॉक, हनोई, कैटन, मलक्का, बटविया, मस्कट, बुखारा। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों का विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिसने उबरने के लिए दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एवं विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी।
युद्धकालीन रूपांतरण। जैसा कि आप जानते ही हैं, पहला विश्व युद्ध दो ख़ेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्ति यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी भी विभीषिका रची, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध में बाकी परिवारों भी आय गिर गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर। युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन में तेज़ी से इजाफा हुआ। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। अब तक युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने के लिए उतारू थे। इन युद्धों के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्ज लेना पड़ा। फलस्वरूप इन युद्धों ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उनके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारें और उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। युद्ध के बाद सबसे लंबी संकट उसे ही झेलने पड़ी। कुछ समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। सो अलग युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका को जमकर कर्जा लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों से दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगार में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय और कटौती शुरू कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादों की हालत पर ही विचार कीजिए। युद्ध के समय पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था।
युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप गेहूं की पैदावार सुधारने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज के संकट में फंस गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने तेजी से तरक्की के रास्ते बढ़ने लगे। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी खासियत भी बृहत उत्पादन, मास प्रोडक्शन का चलन। बृहत उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बुचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कार कारखानों में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बुचड़खानों में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठा कर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के लिए किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग को बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूरों की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम को में ढील करने या कुछ पल के लिए अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में भी मजदूर अपने साथियों से बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नाम कार बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। फैक्ट्री के बाहर कतार में खड़ी टी मॉडल गाड़ियां, यहाँ पे उनका चित्र। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दोगुने यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी है उसकी भरपाई करने के लिए वे अपने असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनसे मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। बृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्ज पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी
मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी। दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगी थी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी के निर्यात में यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम न रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। महामंदी के दौरान एक अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार 1936 की तस्वीर है। सौजन्य लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पिट्स एंड फोटोग्राफ्स डिवीजन के द्वारा ये चित्रित किया गया है। इस चित्र लेने वाली डोरोथी लेंग ने इस भूखी माँ के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद कहा था, मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने न तो उसका नाम पूछा और न अतीत के बारे में सवाल किए। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उसके 7 बच्चे आसपास के खेतों में जारों से जमी पड़ी सब्जियों और उन परिंदों के सहारे जिंदा है जिन्हें उसके बच्चे मार लाते हैं, और वहाँ बैठी थी अपने बच्चों को चिपटाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। स्रोत पॉपुलर फोटोग्राफी, फरवरी 1960 की यह तस्वीर है। महामंदी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों में समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी में के कई कारण थे। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिनती की कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। आमदनी बढ़ने के लिए किसान उत्पादक बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सके। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादकों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण था 1920 के दशक में मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया। जब हालत अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उसके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों में से एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर
जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज का नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जरूरी चीज़ें कुर्क कर ली गई। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुब्बारे की तरह रातों रात काफूर हो गई। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्ज वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सख्ते में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीतिक तथा लोगों के दिले दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्द ही मिटने वाली नहीं थी। भारत और महामंदी। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी के शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी और उससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों को पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए, वे कच्चा माल पटसन उगाते थे जिसके कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में यह बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्ज लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदी पियो, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव। चर्चा करें पटसन जूट उगाने वालों के विलाप में पटसन की खेती के मुनाफे का जिक्र आया है, स्पष्ट करें। पूरे देश में काश्तकार पहले से ही ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे। खर्चे पूरा करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुएं खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यातक से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा
सुधारने में तो निश्चित ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा यानी सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनका आय निश्चित थी। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जीवन पर बंधी बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमों के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में भी निवेश में तेजी आई। विश्व अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण। युद्धोत्तर काल। रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियां। जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरी खेमों में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत और तबाही को कोई हद बाकी नहीं बची। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए। अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी। इन युद्धों में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया का विशाल भूभाग तबाह हुआ। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाथी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी। इस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी। उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत से ला खड़ा किया था। सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राद का ये चित्र है। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्था। 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होगा तो आय स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार की भी ज़रूरत था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं देता सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रण के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता जब सरकार के पास वस्तुएं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने वाली ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नाम की संस्था पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे के निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने वाले के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक
जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्था या ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इस आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। नए शब्द वीटो, निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य किसी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने के आधार पर बन जाती है। ब्रेटन वुड्स अमेरिका में स्थित माउंट वाशिंगटन होटल, यही वह स्थान है जहां ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। चर्चा करें, संक्षेप में बताएं कि दो महायुद्धों के बीच जो आर्थिक परिस्थितियां पैदा हुई उसने अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं में क्या सबक सीखे। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रेटन वुड्स व्यवस्थाओं ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर थी, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीकी से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। 50 व 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिमी यूरोप एवं जापान भी विश्व युद्धों के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे, उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता थी। इसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ था कि ज़्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी, जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहां वे अपने उत्पादन बेचना चाहती थी। उन्हें घरेलू उत्पादों के रूप में भी काम करना पड़ता था। नए शब्द आयात शुल्क, टैरिफ, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क। यह कर शुल्क उस जगह लिया जाता था जहां से वह चीज़ देश में आती थी, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। टैरिफ। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता के बारे में। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश संयंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीब व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुकी थी। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये संस्थाएं भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के
आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नस्लवाधीन राष्ट्रों के रूप में अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव-स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था के महत्व संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। कई बार अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों के 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी नियो के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 G77 के रूप में संगठित हो गई। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिससे उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल जाए। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेश में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमज़ोर कर दिया। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था का विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाताओं संस्थाओं से कर्ज लेने के लिए बाध्य किए जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व में भी बेरोजगारी की समस्या फंसने लगा। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 70 के दशक था। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिर सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे में बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू किया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में बने होते हैं या वहाँ के जैसे ही लगते हैं? यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ के कम वेतनों का नतीजा है। उद्योगों को कम करने वाले देशों में ले जाने वाले वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशकों में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। नए शब्द विनिमय दर। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों में राष्ट्रीय मुद्रा को एक दूसरे से जोड़ता है। मोटे तौर पर विनिमय दर को 2 प्रकार
होते हैं, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर, जब विनिमय दर स्थिर होता है तो उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। लचीले या परिवर्तनशील विनिमय दर, इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है।